हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका उपस्थित हूँ अपने वादे के अनुसार तोतो चान की कहानी लेकर। साथियों, आप सभी को इंतज़ार होगा इस कहानी का, और मैं जानती हूँ कि कभी कभी इच्छा होने पर भी समय ना हो पाने के कारण हम पुस्तकों को नहीं समय दे पाते हैं। इसीलिए मैंने निश्चय किया कि इस कहानी को मैं वीडियो ऑडियो की फॉर्म में आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो आप सब सिर्फ प्ले कीजिए और इस कहानी का आनंद लीजिए। तो कहानी शुरू होती है साथियों एक स्टेशन के दृश्य से, जहां पर तोतो चान और उसकी माँ दोनों का ही जिक्र होता है। और लिखा है, ओईमाची रेलगाड़ी से वे दोनों यानी तोतो चान और उसकी माँ जियोगाओका स्टेशन पर उतरी। माँ ने तोतो चान का हाथ अपने हाथ में थामा। टिकट दिखाकर निकलना जो था। तोतो चान इससे पहले कभी रेलगाड़ी में नहीं बैठी थी। उसने अपना कीमती टिकट मुट्ठी में कस कर छुपा लिया। टिकट देने की उसकी कतई इच्छा नहीं थी। मैं यह टिकट अपने पास रख लूं? उसने टिकट बाबू से पूछा। टिकट बाबू ने उसे टिकट लेते हुए कहा, ना, ऐसा तुम नहीं कर सकती। टिकटों से भरे डिब्बे की तरफ इशारा करते हुए उसने पूछा, ये सारे टिकट आपके हैं? टिकट बाबू ने निकलने वालों के हाथों से टिकट छीनते हुए जवाब दिया, नहीं, ये स्टेशन के हैं। ओह! तोतो चान ने हसरत भरी नज़र डब्बे पर डाली और आगे कहा, मैं बड़ी होकर रेलगाड़ी के टिकट बेचूंगी। टिकट बाबू ने अब पहली बार तोतो चान को बड़े ध्यान से देखा। मेरा नन्ना भी स्टेशन पर नौकरी करना चाहता है। तुम दोनों साथ काम कर सकते हो। तोतो चान कुछ पीछे हटी। उसने टिकट बाबू के ऐनक लगे गोल मटोल चेहरे को ध्यान से देखा। चेहरा उसे अच्छा लगा। उसने कमर पर अपने हाथ रखे और कुछ सोचा और बोली, मुझे आपके बेटे के साथ काम करना बुरा नहीं लगेगा। मैं इस पर सोचूंगी, पर अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। पता है, मैं अपने नए स्कूल में जा रही हूँ। वह अपनी माँ की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाई, मैं टिकट बेचने वाली बनूंगी। माँ को आश्चर्य नहीं हुआ, पर फिर भी उसने कहा, मैं तो सोचती थी कि तुम जासूस बनने वाली हो। तो चांद माँ का हाथ थामे आगे चलने लगी। उसे याद आया कि कल तक वह सच में जासूस ही बनना चाहती थी, पर टिकटों से भरे हुए एक पूरे डिब्बे को संभालना भी तो मज़ेदार बात थी। अरे हाँ, अचानक एक अच्छी सी बात उसे सूझी। उसने अपनी माँ की ओर देख जोर से पूछा, क्या मैं ऐसी टिकट बेचने वाली नहीं बन सकती जो असल में जासूस हो? माँ ने बात का जवाब नहीं दिया। छोटे फूलों वाली टोपी के नीचे उसका सुंदर चेहरा गंभीर था। सच तो यह था कि माँ बड़ी चिंतित थी। अगर तोतो चान को वे लोग नए स्कूल में नहीं लेते तो क्या होगा? उसने उछलती कूदती अपने आप से बातें करती तोतो चान की ओर देखा। तोतो चान को अपनी माँ की दुश्चिंताओं की खबर ही न थी। जब दोनों की आंखें मिली तो उसने उल्लास से कहा, मैंने अपना दिमाग बदल दिया है। मैं सोचती हूँ कि मैं नुक्कड़ साजिंदों की टोली में शामिल हो जाऊं, जो नई दुकानों का प्रचार करते फिरते हैं। माँ की आवाज में अब निराशा घिर आई थी। उसने कहा, चलो चलो, देर हो जाएगी। हेडमास्टर जी इंतजार करते होंगे। बातें बंद करो, देखकर जरा ढंग से चलो। उनके सामने कुछ ही दूरी पर अब छोटे से स्कूल का गेट दिखने लगा था। माँ की चिंता का कारण भी था। तोतो चान ने अभी हाल ही में स्कूल जाना शुरू किया था, पर पहली ही कक्षा में उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। अभी सप्ताह भर की तो बात है। माँ को तोतो चान की कक्षा शिक्षिका ने बुलाया था। बुलाकर शिक्षिका ने कहा, आपकी बेटी पूरी कक्षा को गड़बड़ा देती है। आपको उसे किसी दूसरे स्कूल में ले जाना होगा।
शिक्षिका ने कहा, मैं तो अपनी सहन शक्ति की सीमा पार कर चुकी हूँ। माँ घबरा गई। ऐसा क्या किया होगा तोतो चान ने जिससे पूरी कक्षा गड़बड़ा जाए? वह बहुत हैरान थी। बौखलाहट में शिक्षिका अपनी पलकें झपकाने लगी। अपने कटे हुए छोटे बालों में उंगलियां फिराते हुए उसने समझाया, पहली बात तो यह है कि वह दिन में सैकड़ों बार अपनी मेज खोलती है। मैंने बच्चों से कह रखा है कि वे बिना कारण अपनी मेज ना खोलें, लेकिन आपकी बिटिया बराबर कुछ ना कुछ निकालती है, कुछ ना कुछ रखती है, अपनी कॉपी निकालती है, रखती है, अपनी पेंसिल की डिब्बी, अपनी किताबें, हर चीज़ जो उसकी मेज में हो। मानिए हमें अक्षर लिखने हो तो आपकी बिटिया मेज खोलकर कॉपी निकालती है, फिर धड़ाक से ढक्कन बंद करती है, तब फिर मेज खोलती है, इस बार पेंसिल निकालती है और फिर जल्दी से उसे बंद करती है। तब वह कॉपी पर अ लिखती है, अगर उसने अ गंदा या गलत लिखा हो तो फिर मेज खोलती है और इस बार रबड़ निकालती है, फिर धड़ाक से ढक्कन बंद करती है, अक्षर मिटाती है, ढक्कन खोलकर रबड़ अंदर रखती है और फिर मेज बंद करती है। यह सब बड़ी तेजी से करती है। जब वह अ लिख चुकी होती है तब वह एक एक कर हर चीज़ वापस रखती है, पेंसिल वापस रखती है, ढक्कन बंद करती है, फिर खोलती है, कॉपी वापस रखती है, तब फिर ढक्कन बंद करती है। जब दूसरे अक्षर की बारी आती है तो वह यह सब फिर दोहराती है, पहले अपनी कॉपी, फिर पेंसिल, फिर रबड़ निकालती है। हर बार हर एक चीज़ के लिए वह अपनी मेज़ खोलती और बंद करती है। मेरा तो दिमाग भन्ना जाता है, लेकिन मैं उसे डांट भी नहीं सकती। उसके पास हर बार खोलने बंद करने का कारण जो होता है। अब शिक्षिका की पलकें तेजी से झपकने लगी थी, मानो वह मन ही मन पूरा दृश्य फिर से याद कर रही हो। अचानक माँ को समझ में आ गया कि तोतो चान क्यों बार बार अपनी मेज खोलती बंद करती होगी। पहला दिन स्कूल में बिताकर तोतो चान उत्साह से घर लौटी थी। उसने ऐलान किया था, माँ को बताया था, मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। पता है, घर में जो मेज है उसका ड्रॉर खींचना पड़ता है, पर हमारे स्कूल में मेज पर एक ढकना है जिसे उठाना पड़ता है, बिल्कुल एक डिब्बे की तरह। उसमें ढेरों चीजें रखी जा सकती हैं, बड़ा ही मजेदार है। माँ अपनी बिटिया को मेज खोलने बंद करने में मिलने वाले आनंद की कल्पना करने लगी। माँ को यह भी नहीं लगा कि यह कोई भारी भूल या शैतानी हो। मेज का नयापन खत्म होते ही तोतो चान ऐसा करना बंद भी कर देती, पर शिक्षिका से उसने यह सब कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा, मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। शिक्षिका की आवाज़ अब कुछ तीखी हो गई। उसने आगे कहा, अगर इतना ही होता तो शायद मुझे बुरा न लगता। वह आगे बोली, जब वह अपनी मेज के ढक्कन से शोर नहीं मचा रही होती तब वह खड़ी रहती है, पूरे समय खड़ी रहती है। माँ ने कहा, आश्चर्य से पूछा। खिड़की में, शिक्षिका ने नाराज होते हुए कहा। माँ ने आश्चर्य से पूछा, खिड़की में क्यों खड़ी रहती है? उसने चीखते हुए बताया, ताकि वह सड़क पर गुजरने वाले साजिंदों को बुला सके। इसके बाद शिक्षिका ने जो कहानी सुनाई उसका सार कुछ यूं था। पूरे 1 घंटे तक अपनी मेज के ढक्कन को उठाने पटकने के बाद तोतो चान अपनी जगह छोड़ खिड़की के पास जा खड़ी होती और बाहर झांकती रहती। जब शिक्षिका मन ही मन यह सोचने लगती कि भले ही वह खिड़की के पास खड़ी रहे, कम से कम शांत तो रहे, तब अचानक तोतो चान चटकीले कपड़े पहने सड़क पर से गुजरने वाले साजिंदों को जोर से आवाज लगाती। ऐसा वह इसलिए कर सकती थी क्योंकि उनकी कक्षा निचले तले पर थी और कमरे की खिड़की सड़क की ओर खुलती थी। सड़क और खिड़की के बीच पौधे थे, पर उनके पार सड़क चलते किसी भी इंसान से बात करना मुश्किल ना था। जब तोतो चान बुलाती तो साजिंदे ठीक खिड़की के पास आ जाते। तब तोतो चान पूरी कक्षा के बच्चों में ऐलान करती, वे आ गए हैं। तब सारे के सारे बच्चे अपनी जगह से उठ खिड़की के पास से मटाते और शोर मचाने लगते। तोतो चान कहती, कुछ बजाइए, और तब साजिंदों की टोली, जो शायद चुपचाप स्कूल के सामने से गुजर जाती, अपनी शहनाई, घंटा, ढोल आदि से बच्चों का मन बहलाने लगती। और ऐसे में शिक्षिका के पास धीरज धर शोर शराबे के खत्म होने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा न रहता। जब संगीत खत्म होता, साजिंदे चले जाते, तब सारे बच्चे अपनी अपनी जगह लौट आते, अलावा तोतो चान की। जब अध्यापिका पूछती, तुम अभी भी खिड़की के पास क्यों खड़ी हो,
तब तो चांद बड़ी गंभीरता से जवाब देती, शायद कोई दूसरी टोली आ जाए। कितना बुरा होगा अगर वे आए और चले जाएं और हमारी नजर ही ना उन पर पड़े। आप सोच सकती हैं यह सब कितनी कितनी बाधाएं पैदा करता है। माँ के मन में शिक्षिका के लिए सहानुभूति जगने ही लगी थी कि वह तीखी आवाज में बोली, और इसके अलावा। अब माँ का दिल सच में बैठने लगा था। माँ ने पूछा, इसके अलावा और क्या करती है वह? इसके अलावा अगर मैं यही गिन पाती कि वह क्या क्या करती है तो मुझे आपसे उसे किसी दूसरे स्कूल में ले जाने को ना कहना पड़ता। अपने को कुछ संयत करते हुए शिक्षिका ने सीधे माँ की ओर देखा। कल तो चांद रोज की तरह खिड़की के पास खड़ी थी। मैं अपना पाठ पढ़ाती रही, सोचा कि वह शायद साजिदों के इंतजार में खड़ी होगी। अचानक आपकी बेटी ने किसी से पूछा, क्या कर रही हो? मैं खुद जहाँ थी वहां से मुझे कोई दिखा ही नहीं, इसलिए मैं जान ही नहीं पाई कि आखिर वह किससे बातें कर रही है। उसने फिर अपना प्रश्न दोहराया। मुझे लगा वह सड़क पर खड़े किसी व्यक्ति से नहीं, ऊपर किसी से बात कर रही है। मेरी जिज्ञासा बढ़ी। मैं उत्तर सुनने की चेष्टा करने लगी, पर जवाब आया ही नहीं। पर आपकी बेटी बार बार अपना प्रश्न दोहराती रही, क्या कर रही हो? इतनी बार कि पढ़ाना ही मुश्किल हो गया। मैं यह देखने गई कि आखिर वह प्रश्न कर किससे रही है। जब खिड़की से सिर निकाल ऊपर की ओर देखा तो पाया कि वहां ओरी पर घोंसला बनाती 2 अबाबिल चिड़ियां थी। वह अबाबिलों से बात कर रही थी। मैं बच्चों को समझती हूँ, यह भी नहीं कहना चाहती कि अबाबिलों से बात करना बेवकूफ़ी है, पर फिर भी मुझे लगता है कि कक्षा के बीच में अबाबिलों से यह पूछना कि वे क्या कर रही हैं कतई गैर जरूरी है। माफी मांगने के लिए माँ का मुंह खुले इसके पहले ही शिक्षिका ने आगे कहा, एक और घटना है ड्राइंग की कक्षा की। मैंने बच्चों से कहा कि वे जापानी झंडा बनाएं। बाकी बच्चों ने सही बनाया, पर आपकी बेटी ने नौसेना का झंडा बनाया। आप जानती हैं ना, वह किरणों वाला झंडा। मैंने सोचा चलो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, पर अचानक वह झंडे के चारों ओर झालर बनाने लगी, वैसी झालर जो युवक दलों के झंडों पर होती है। शायद उसने कहीं वैसा झंडा देखा होगा। मैं कुछ समझूं उसके पहले ही उसने ऐसी झालर बना डाली कि पूरा कागज उससे भर चुका था। इसलिए जब उसने झालर में बनने के लिए गहरे पीले रंग के क्रेयॉन चॉक उठाए तो उसने सैकड़ों छोटे छोटे निशान कागज के बाहर तक बना दिए। मेज इतनी गंदी हो गई कि रगड़े साफ ना हो। बस सौभाग्य यही था कि उसने झालर 3 तरफ ही बनाई। माँ ने आश्चर्य से पूछा, 3 तरफ ही क्यों? शिक्षिका अब थक चली थी, फिर भी माँ पर तरस खाते हुए उसने समझाया, चौथी ओर उसने डंडा बनाया था, सो झालर झंडे की केवल 3 तरफ ही थी। माँ कुछ आश्वस्त हुई, ओह मैं समझी, सिर्फ 3 तरफ। इस पर शिक्षिका ने बड़े धीरे धीरे पर शब्दों पर जोर देते हुए कहा, पर उस डंडे का भी काफी हिस्सा बाहर निकल गया था और अभी तक उसकी मेज पर बना हुआ है। इसके बाद शिक्षिका खड़ी हो गई। बर्फीली आवाज में उसने अपने आखिरी वार किया, मैं अकेली ही परेशान नहीं हूँ, साथ के कमरे में जो शिक्षिका है उसे भी परेशानी हुई है। अब माँ को कुछ करना ही था। दूसरे बच्चों के साथ यह अन्याय था। उसे दूसरा कोई स्कूल खोजना होगा, ऐसा जहाँ उसकी नन्ही को वे समझें, जहाँ उसकी बेटी को वे दूसरे बच्चों के साथ रहना पढ़ना सिखा सकें। जिस स्कूल की ओर अब वे जा रही थी वह माँ को काफ़ी खोजबीन के बाद मिला था। माँ ने तो चांद को यह नहीं बताया था कि स्कूल से निकाल दिया गया है उसे। वह जानती थी कि तो चांद यह समझ ही नहीं पाएगी कि उसने कोई भूल की है। किसी भी तरह की गांठ वह अपने बेटी के मन में नहीं बांधना चाहती थी। अतः माँ ने निश्चय किया कि जब तक तो चांद बड़ी नहीं हो जाती वह उसे कुछ भी नहीं बताएगी। माँ ने उससे इतना बार कहा था, एक नए स्कूल में जाना तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने सुना है कि वह बहुत अच्छा स्कूल है। तो चांद ने कहा, ठीक है, पर अब इसके मन में क्या है? माँ ने सोचा कहीं ये समझ तो नहीं गई कि इसे स्कूल से निकाल दिया गया है। पर क्षण भर में ही तो चांद ने उल्लास में भरकर पूछा था, क्या तुम्हें लगता है कि साजिंदे नए स्कूल में भी आएंगे? तो
साथियों, आज का विराम यही। तो कैसी लगी आपको यहाँ तक की कहानी? साथ में इसके अंत में, इस वीडियो के अंत में सभी के लिए कुछ प्रश्न है बच्चों के लिए कि तोतो चान साजिंदे को क्यों बुलाती होगी? साजिंदे मतलब बच्चे समझते हो ना? साजिंदे मतलब जो बजाने वाले, ढोल बजाने वाले और गाने वाले टोली सी घूमती रहती है ना, उन्हें साजिंदे कहा जाता है। तो तोतो चान उन्हें क्यों बुलाती होगी? क्यों उसने कलर बाहर निकाल दिए होंगे? और आप मुझे ये भी बताएंगे कि क्यों तोतो चान उस ड्रॉर को बार बार खोलती और बार बार बंद करती थी। और सभी शिक्षक साथियों से मेरा प्रश्न यह है कि क्या शिक्षिका ने सही निर्णय लिया उसे विद्यालय से निकालकर? और सभी माँओं के लिए मेरा प्रश्न ये है कि क्यों आखिर तोतो चान की माँ ने उसे यह बताना ठीक नहीं समझा कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। तो अब तोतो चान की माँ ने कौन सा नया स्कूल ढूंढा था और क्या ऐसा खास था उस स्कूल में? तोतो चान को स्कूल पसंद आया कि नहीं? उस स्कूल ने तोतो चान को एडमिशन दिया कि नहीं? ये सब देखेंगे हम आगे के अंक में। तब तक आप लोग सुनिए इस वीडियो को और इंतज़ार करिए अगले वीडियो का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। स्टे सेफ एंड स्टे